जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज चल रही है जिसमें हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर। और स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है बिल्कुल मुफ्त क्लासेस, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूरा यूट्यूब पर फ्री करवाएंगे। और इसी कड़ी में यह हमारा आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? 19वां है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 19। ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 19 में पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारे मध्य प्रदेश की जनगणना। और कौन सी वाली जनगणना स्टार्ट की थी हमने? तो 2011 की। ठीक है साथियों, चलिए। और यह आज का हमारा मध्य प्रदेश की जनगणना का यह लेक्चर नंबर कौन सा है? 2 है। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हम ये भी देखेंगे कि पार्ट 1 में क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और फिर पार्ट 2 में हमें आज क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी साबित होगी हमारी यह मध्य प्रदेश की सीरीज। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम जो मध्य प्रदेश की सीरीज लेकर आए हैं तो अपने साथियों तक भी इसे पहुंचाएं, अपने सोशल मीडिया में स्टेटस पर भी हमारी लिंक लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सके। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है कि कोशिश इतनी कर लेनी चाहिए कि आगे ना करने का मलाल ना रहे। ठीक है, यानी कि हमें भविष्य में ऐसा ना लगे कि यार मैं एक कोशिश और कर लेता तो शायद मैं आज इससे बेहतरीन पोजीशन पे होता। ठीक है, तो हिम्मत ना हारे, अपनी कोशिश जारी रखें और आगे बढ़ते रहें। कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम सफलता को और अग्रसर हैं और एक दिन हम जरूर सफल होंगे। यह आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, रोज़ हमें एक बात दोहरानी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, तो देखिएगा, हमने अभी तक मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय टॉपिक हो गया हमारा, मध्य प्रदेश के पर्वत हमने देख लिए हैं, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं और मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन वाला अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। और इसमें अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह है मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, चलिए आगे हमने देखा था कि हम कौन सी जनगणना पढ़ रहे हैं, तो 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये हमारे यहाँ का जो प्रगणक शिक्षिका, ठीक है, क्या है ये? प्रगणक शिक्षिका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने 2011 की जनगणना के बारे में देखा था और हमने इसमें देखा था कि कौन सी जनगणना अपनाई हमने, तो हमने 10 की जनगणना अपनाई थी। और हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले भारत में जनगणना किसके द्वारा करवाई गई? मेयो के द्वारा सन 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना करवाई गई। लेकिन किन्हीं कारणों से यह जनगणना कंप्लीट ना हो सकी और पहली व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है? तो रिपन को पहला श्रेय जाता है। वहीं हमने देखा था
कि ब्रिटेन में पहली जनगणना कब की गई थी, तो 1801 में पहली जनगणना की गई थी। वहीं दुनिया में सबसे पहले स्वीडन देश के द्वारा 1749 में सबसे पहले जनगणना करवाई गई थी और अमेरिका द्वारा 1790 में पहली बार 10 की जनगणना करवाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि चूंकि हम 10 की जनगणना कर रहे हैं और कायदे से हमें 2021 की जनगणना पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने कल आप लोगों को ये भी बताया था कि हम 2021 की जनगणना ना पढ़ते हुए हम कौन सी पढ़ रहे हैं, 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था वैश्विक महामारी कोरोना, जिसके कारण हमारी उस जनगणना को टाल दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा था कि चूंकि जनगणना करवाने का दायित्व केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन किस अधिकारी द्वारा कार्य किया जाता है, तो हमने देखा जनगणना आयुक्त द्वारा यह कार्य किया जाता है। और इसका वर्णन हमने हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 246 में किया गया था। ठीक है, फिर हमने देखा कि 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना आयुक्त थे। फिर हमने देखा कि हमारा जनगणना का कार्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में जनगणना कार्यालय है। और वर्तमान के जनगणना आयुक्त कौन हैं, तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान के जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा था कि वर्ष 1911 से 1921 के मध्य पहली बार हमारी 10 की जनगणना कैसी रही, ऋणात्मक रही। और कितनी ऋणात्मक रही, तो 0.31% जनसंख्या हमारे देश की कम हो गई थी। इसी कारण हमने वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना। और पूछा गया प्रश्न है तो हमें इसे याद रखना है। सॉरी। और जनगणना दर जो ऋणात्मक थी वो इसका कारण क्या था, तो हमने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध, उसी समय पर अकाल और हमारे देश में उस समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने के कारण हमारे यहाँ की जनगणना या जनसंख्या वो कम हो गई थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो 2011 की जनगणना है वह स्वतंत्र भारत की कौन सी है, 15वीं है। सॉरी, भारत की 15वीं है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है और मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टोटल 15 जनगणना किस प्रकार से हुई। तो चलिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ एक बार वापस से। ठीक है, सबसे पहली जनगणना हमारी 1872 में हुई। इसके बाद में हमारी 1881, ठीक है, 1881 के बाद में 1901, फिर इसके बाद हमने देखा 1911, ठीक है, 1911, ठीक, 1911 के बाद 1921, फिर 1931, फिर हमने देखा 1941, 1951, फिर इसके बाद हमने देखा 1961, 1971, 1981, 1991, फिर 2001 और फिर हमने देखा 2011। ठीक है, हो गई क्या 15। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक कौन सा छूट गया, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक हमारा यहाँ पर छूट गया 1891। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 15 जनगणना हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्वतंत्र भारत की कितनी, तो 7वीं। तो देखिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। फिर इसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश की कौन सी, तो मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 हमने जनगणना हमारी देख ली थी और कारण भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है कि
जंगलियों का जंगली के रूप में किस जनजाति को संबोधित किया? तो हमने देखा कि भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा और कौन सी जनगणना में कहा? तो 1981 की जनगणना में, और पहली बार इन्हें 1981 की जनगणना में शामिल किया गया था। फिर हमने देखा कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 2011 की जनगणना में किस प्रकार का माना गया? तो इन्हें निरक्षर माना गया। और साक्षर हमने किसे माना? तो 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को हमने साक्षर माना था। फिर हमने देखा था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो 11 जुलाई। और मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को हमने मनाया था। फिर हमने देखा था कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया था। और फिर हमने देखा था कि हमारे यहाँ का ध्येय वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि हमें जितनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी उतना ही हमें सुविधाओं में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तक इसीलिए सरकार ने प्रोग्राम्स भी चलाए हैं कि हम दो हमारे दो। ठीक है, वो ज़माना गया कि जब लोग मानते थे कि बच्चे भगवान की देन हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा कि शुभंकर की बात करेंगे तो इसका शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। ये शिक्षिका आप लोगों को दिख रही होगी और इसे ही किस नाम से जाना गया? प्रगणक शिक्षिका के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इसके आगे का हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जो हमने देखा वो पिछली क्लास का रिवीजन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करेंगे हमारी मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। ठीक है, हमने ये देखा कि जो हमारी मध्य प्रदेश की जनगणना है वो 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी है? तो हमने देखा कि वह छठी जनगणना है। छठी जनगणना कैसे है? तो हमने देखा कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को, यानी कि सबसे पहली जनगणना हमारे यहाँ पर किस वर्ष की जाएगी? तो जो पहली जनगणना है हमारी वह की जाएगी 1961 में। ठीक है, दूसरी जनगणना हमारी 1971, तीसरी 1981, चौथी 1991, पाँचवीं 2001 और छठवीं 2011। यानी कि 2011 की हमारी जनगणना कौन सी हो जाएगी? छठी जनगणना हो जाएगी। चलिए, तो अब हम सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है वह है 726,809। कितनी है? 726,809। ठीक है, फिर से बोलिए मेरे साथ, 726,809। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो टोटल जनसंख्या कैसी है, ये टोटल। ठीक, अब इस टोटल जनसंख्या में 43.76 करोड़ यानी कि 43.76 करोड़ क्या है हमारे यहाँ पर? पुरुष है। और महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 3.50 करोड़ टोटल जनसंख्या है। ठीक है, और पिछली बार परीक्षा में पूछ लिया गया था और इतना बड़ा डाटा न देते हुए उन्होंने पूछ लिया था 7.26 करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 726,809। पुरुषों की संख्या 43.76 करोड़। एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा डाटा में करेक्शन है। ठीक है, ये है मैं इस डाटा को थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो डाटा है अपना ये रहेगा लगभग
ये 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसको 4.76 ये इसका डाटा है, ठीक है, ठीक है। 4.76 करोड़ पुरुष की संख्या है और महिलाओं की कितनी है, 3.50 करोड़, ठीक है। और टोटल जनसंख्या अगर हमारी कैसी है, 100% है, तो उसमें से 51.70% पुरुष है और 48.30% हमारी क्या है, महिलाओं की संख्या है, ठीक है। तो हमें क्या क्या आंकड़ा याद रखना है। पहली बात, टोटल जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809, ठीक है। पुरुषों की संख्या तो 4.76 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या है 3.50 करोड़। क्लियर है। परसेंट की बात की जाए तो 51.7% पुरुष और 48.3% महिलाओं की संख्या है। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या है वो भारत की टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 6% है, ठीक है। देखिए, अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 121 करोड़, और उसी की तुलना में जो ये 7.26 करोड़ जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 6% है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों की बात करेंगे तो पहले नंबर पर कौन सा आता है, हमारा इंदौर, ठीक है। याद रखिएगा, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 7 बार स्वच्छता का पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने जीता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर इंदौर। इसके बाद दूसरे नंबर पर जबलपुर, फिर सागर, भोपाल और रीवा, ठीक है। तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हो गए, ठीक है। चलिए, वहीं पर अगर बात की जाए कि हमारा जो भारत है, वह जो मध्य प्रदेश है वो भारत का कौन सा बड़ा राज्य है, तो जनसंख्या के मामले में 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि उससे पहले के 4 राज्य कौन कौन से हैं, देखिएगा, पहले यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पर क्या आता है, हमारा एमपी आता है। लेकिन हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर कि 2014 के बाद में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिएगा, हम देखते हैं कि 2 जून, क्या है तारीख, 2 जून 2014, ठीक। और इस दिन आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर क्या राज्य बन गया, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना बन गया। तो जब जनसंख्या इसकी आप 2 हिस्सों में बढ़ गई, तो चूंकि 2011 में हमारा मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के कारण अब हमारा नंबर कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा, हम 5वां बड़ा राज्य है सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, इंदौर हो गया सॉरी। फिर हम देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा, निवाड़ी, हरदा, आगरमालवा और उमरिया, ठीक है। कौन कौन से हो गए, निवाड़ी, हरदा, आगरमालवा और उमरिया, ठीक। लेकिन हमें प्रश्न पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। अगर वो स्पेशली लिख कर दे कि 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, आगरमालवा बाद में बना, ठीक है, और निवाड़ी का निर्माण भी बाद में हुआ 2011 के बाद में। क्लियर है, चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम क्षेत्रफल की
बात करते हैं कि हमारा टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 3 लाख, क्या है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब एक कंफ्यूजिंग फैक्ट है तो वो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्या था हमारा फैक्ट कि हमें कुछ किताबों में जो हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो मिलता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब जो वर्तमान में सही जवाब रहेगा हमारा वो कितना रहेगा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य में किरार घाटी का जो विवाद था वो चल रहा था, जिसमें कि 7 वर्ग किलोमीटर का एरिया छत्तीसगढ़ बोलता था कि इस पर हमारा अधिकार है और मध्य प्रदेश बोलता था कि इस पर हमारा अधिकार है। लेकिन फाइनली अब ये किसके पास आ गया है, तो हमारे एमपी के पास आ गया है और हमारा क्षेत्रफल कितना है अब वर्तमान में, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले किसके अनुसार, तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार। ठीक है, वरना अभी वर्तमान में तो ये आंकड़ा चेंज हो गया है। ठीक, मैं लास्ट में एक स्लाइड में जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आप लोगों को जो वर्तमान का परिदृश्य में है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा आंकड़ा जो है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा कौन सा है, छिंदवाड़ा है, इसके बाद शिवपुरी है, फिर सागर आता है और इसके बाद क्या आता है, बैतूल आता है। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे यहाँ पर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा हो गया, शिवपुरी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो छिंदवाड़ा जिला था उस छिंदवाड़ा जिले से एक नए जिले का निर्माण हो गया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा पांढुर्ना जिले के नाम से इसे हम जानते हैं। सॉरी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, निवाड़ी, निवाड़ी के बाद भोपाल, भोपाल के बाद आगरमालवा और आगरमालवा के बाद हमारा दतिया सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, याद रखिएगा हमें सही जवाब क्या याद रखना है, शिवपुरी याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम पहले ही छिंदवाड़ा को जिला अलग करके पांढुर्ना को जिला बनाया गया है। तो यह प्रश्न हमारा करंट अफेयर में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, शिवपुरी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए ठीक, और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल में हमारा सही जवाब हो जाएगा निवाड़ी। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो लिंगानुपात पहले तो मैं बता देता हूं कि होता क्या है। ठीक है, चलिए तो लिंगानुपात की बात करेंगे कि भैया लिंगानुपात आखिर होता क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक हजार, क्या है, प्रत्येक हजार पुरुषों की तुलना में, ठीक है, पुरुषों की तुलना में फीमेल की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, हमारा लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है वो कितना है, तो 971 महिलाएं हैं प्रति हजार पुरुषों पर। यानी कि देखिए अभी भी हमारे यहाँ पर महिलाओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। अभी हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो कितना अंतर हो रहा है, तो ये जो अंतर है लगभग 69 का अंतर हो रहा है। यानी कि अगर हम 100 पुरुषों का विवाह करने बैठे तो आज भी 1000 पुरुषों का विवाह करने बैठे तो आज भी ऐसी स्थिति है कि 69 जो पुरुष है
वो कैसे रह जाएंगे, वो कुंवारे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियों की या महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों की तुलना में कैसी है, कम है। ठीक है, इसीलिए तो भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। जैसे आप लोगों ने भारत सरकार की योजना का नाम सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की है। वहीं पर हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है वह है लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया कि हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो महिलाओं की संख्या है उसमें वृद्धि की जा सके। ठीक है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब महिलाओं को बच्चियों को गर्भ में ही लिंग जांच करवा कर ये पता लगा लिया जाता था कि गर्भ में लड़की है या लड़का है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो लिंगानुपात है वो लड़कियों की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और इस लिंगानुपात का कम होने का सबसे बड़ा कारण है दहेज। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर दहेज प्रथा बड़ी भयंकर तरीके से चलती है, और उसी के कारण यहाँ लोग पहले लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। उसमें अगर हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना, जिससे कि कोई भी पिता को ये परेशानी या ये परेशानी ना सताए, ये टेंशन ना सताए कि भाई भविष्य में मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूँगा। तो इसीलिए सरकार द्वारा धीरे धीरे पिता के ऊपर से ये बोझ कम किया जाए कि वह किस प्रकार से अपनी बेटी का विवाह कर पाएगा। ठीक है, और इसी के तहत अभी हमने एक कीर्तिमान भी बनते हुए देखा कि हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के रामपुरा ग्राम, जो कि कालापीपल तहसील के अंतर्गत आता है, उसमें लगभग 1247 जोड़ों का विवाह भी किया गया। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारे यहाँ पर जो लिंगानुपात है उसमें भी काफ़ी सुधार आया है सरकार के इन्हीं प्रयासों के कारण से। इसीलिए हम देखते हैं कि देखिए 2001 में हमारे यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या थी प्रति 1000 पुरुषों पर, वो कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 919, और यह 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, तो 931 हो गई। और इसमें भी हमने देखा कि भाई कितने की वृद्धि हो गई। तो अगर हम इसका आंकड़ा देखें तो 9 और 2 11, ठीक है, और इसके बाद में 1, ठीक, यानी कि यह आंकड़ा जो है वह 12 जो महिलाएं हैं या जो लिंगानुपात है उसमें 12 की क्या दर्ज की गई, तो वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास थे वो धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें अगर बात की जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं बालाघाट, जहां पर लिंगानुपात कितना है, तो 921 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कैसी है, तो अधिक है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा आ गया हमारा, बालाघाट जिला। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा अलीराजपुर जिला, और यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो 1011। ठीक है, अलीराजपुर में लिंगानुपात कितना है, 1011 है। फिर हम देखते हैं मंडला में लिंगानुपात कितना है, तो 1008। ठीक, इसके बाद डिंडोरी का जो लिंगानुपात है वह है 1002, और झाबुआ की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 990। ठीक है, तो देखिए कल को हमसे एक प्रश्न यूँ भी बन सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कितने राज्य हैं जिसका लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के, तो ये देखिए 4 जिले हैं। ठीक है, और देखिए आप लोगों ने एक सबसे बड़ी बात नोटिस की होगी कि ये जो पांचों के पांचों जिले हैं, ये जो पांचों के पांचों जिले हैं, ये पांचों के पांचों
आदिवासी जिले हैं, ठीक है। और आदिवासी जिलों में भी यहाँ देखिए इनकी जो सोच है वो कितनी अच्छी है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए इनकी सोच बहुत अच्छी है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे इन क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा का स्तर हम देखें तो अन्य जिलों की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन इनकी सोच इतनी बढ़िया है कि इन जिलों में जो लिंगानुपात है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक दर्ज की गई। तो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में बालाघाट 1021, इसके बाद में अलीराजपुर 1011, फिर हम देखते हैं मंडला 1008, डिंडोरी 1002 और झाबुआ 990। क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो देखिएगा भिंड 837, मुरैना 840, ग्वालियर 864, दतिया 873 और शिवपुरी 877। ठीक है, यानी कि अगर इन जिलों की बात करें, ठीक, इन जिलों की अगर हम बात करें तो देखिए मैं आप लोगों को न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले अभी याद करवा देता हूं। कैसे, तो देखिए ये, ठीक है, ये वाला इलाका ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, पहला कौन सा जिला है, भिंड और मुरैना सॉरी। तो देखिए ये वाला जो जिला है यह कौन सा है, भिंड है। भिंड के बाद ये वाला जिला मुरैना है। मुरैना के बाद ये वाला जिला हमने देख लिया तो कौन सा है, ग्वालियर है। ग्वालियर के बाद ये वाला जो जिला है दतिया है, और दतिया के बाद ये जो जिला है वह शिवपुरी है। यानी कि जो हमारे मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले हैं उन उत्तरी जिलों में क्या है, तो लिंगानुपात कम है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आप लोगों को बताया, दहेज प्रथा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आज भी गर्भ में जो कन्याएं हैं उनका या भ्रूण हत्या के केसेस हमें आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिसके कारण इन चीज़ों में हमें कमी देखने को मिली है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या देख लिया, तो आज हमने देख लिया कि हमारे मध्य प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है वह कितनी है। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया कि हमारे यहाँ का क्षेत्रफल कितना है और ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं, और फिर हमने लिंगानुपात देख लिया कि भाई कौन सा क्षेत्र में क्या लिंगानुपात है और कितना लिंगानुपात हमने यहाँ पर दर्ज किया है। ठीक है, इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।